तेजस्वी जी के एटीट्यूड को मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं खुल करके तो समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी रूप से उन्होंने जनसुराज को समर्थन दे दिया है और उनकी एक्टिविटीज ये बता रही है। छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया, ये सारी चीजें काउंट हो रही हैं। भरत तिवारी जी को लेकर के जो है आपने किस तरीके से मिस हैंडलिंग किया, आपका क्या मिस कम्युनिकेशन रहा पुलिस के साथ। छात्र आंदोलन की बात करते हैं। पहली बार कोई केंद्र की सरकार छात्रों के आंदोलन में अपने मंत्री का इस्तीफा लेती है। पूरे देश में छात्रों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये क्या हो रहा है? मनोज तिवारी जी क्या बोलेंगे? गाना गाने वाले लोग बेचारे गाना गा रहे हैं, उनसे 2 मिनट अगर शिक्षा पे बोलने के लिए बोल दीजिए तो हिंदू मुसलमान पे उनको आना। केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रही है, या केंद्र इतना कड़ा क्यों हो गई है, इससे मुझे डर लग रहा है कि 100 दिन तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन बहुत लंबा कार्यकाल सम्राट चौधरी जी का नहीं होने वाला है। बिहार के मुस्लिम पॉलिटिक्स में आखिर AIMM की बढ़ती हुई ताकत का क्या कारण है? बिहार के राजनीति में एक ऐसा परिवार जिसने उत्तर बिहार की राजनीति को प्रभावित किया, पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे, फिर सांसद रहे। भाई राणा रणधीर सिंह जो है वो बिहार सरकार में मंत्री रहे और लगातार अभी भी बीजेपी के विधायक है। हमारे साथ उनके छोटे भाई राणा रंजीत सिंह हैं, जो AIMM के बिहार के फायर ब्रांड नेता हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जो समसामयिक है, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप भाई। शुरुआत करते हैं 100 दिन सम्राट सरकार के। चूंकि आप एक विपक्ष की भूमिका में हैं और लगातार एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको क्या लगता है 100 दिन सम्राट के कितने संतुष्ट? देखिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, मतलब पहली बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना, तो बड़ी उम्मीदें थी हम लोग को कि बिहार को केंद्र से बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारे रुके हुए काम करा दिए जाएंगे। लेकिन जो रवैया केंद्र का है, आज स्थिति है कि सम्राट चौधरी जी को पेंशन का पैसा अगर देना है तो वो आपदा के पैसा निकाल करके 3300 करोड़ रुपया निकाल करके उनको वृद्धा पेंशन का पैसा देना उनको मजबूरी पड़ जाता है। आज चुनाव क्यों नहीं हो जा रहा है? कैबिनेट से पास कराया गया और कहा गया कि परिसीमन होगा। कल मैं सुन रहा था, ये एक मंत्री है बेचारे, वो पता नहीं कितने दिन तक रहेंगे, तो वो कह रहे कि नहीं बिना परिसीमन क्या होगा। तो क्या चल रहा है? क्योंकि बिहार चुनाव आयोग इसका चुनाव कराती है, तो उसके लिए पैसे तो है नहीं बिहार सरकार के पास। तो केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रही है, या केंद्र इतना कड़ा क्यों हो गई है, इससे मुझे डर लग रहा है कि 100 दिन तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन बहुत लंबा कार्यकाल सम्राट चौधरी जी का नहीं होने वाला है। और अभी चुनाव का रिजल्ट देखिए, 30 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट है, ये भी एक बड़ा मायना रखेगा। और जिस तरीके से पहली बार छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया, ये सारी चीजें काउंट हो रही हैं। भरत तिवारी जी को लेकर के जो है आपने किस तरीके से मिस हैंडलिंग किया, आपका क्या मिस कम्युनिकेशन रहा पुलिस के साथ, जिस तरीके से UGC को लेकर के जो है मामला तुरंत लगातार गंभीर होता जा रहा है। UGC पर आप बात करेंगे, क्योंकि आपने UGC का भी सवाल उठा दिया, लेकिन पहले छात्र आंदोलन की बात करते हैं। पहली बार कोई केंद्र की सरकार छात्रों के आंदोलन में अपने मंत्री का इस्तीफा लेती है। पूरे देश में छात्रों के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, क्रांति है। जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश में भगत सिंह खड़े हुए, महात्मा गांधी जी का अलग अंदाज था, ये जेनजी का एक अलग अंदाज है। आज मैं देखता हूं कि जो खास करके जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि भाई देखो तो जेनजी वाले बड़ा अनुशासित लोग नहीं हैं, बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे भाई, नेता रेपिस्ट और बाकी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आंदोलनकारी जो है वो आपको संस्कारी चाहिए। और ये जो डिजिटल युग है, जो रील्स का जमाना है, ये एक अलग लेवल का क्रांति है। नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाठी डंडा चल जाए, उनका रील वायरल हो जाना चाहिए। और उनका जो अंदाज है फ्लैट है। ये बच्चे वो नहीं है कि आप कहिएगा कि गांधी जी और नेहरू जी के जमाने का, चूंकि वो डायपर में थे उस जमाने में। अगर आप कहिए कि नेहरू जी ने क्या किया, तो कहे भैया मैं तो उसमें 2 साल का था, मैं क्या जानता हूं, अभी आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो वो देखा है। तो जवाब इनके पास नहीं जुटा। इन्होंने IB से पता लगाया, ये आंदोलन बहुत उग्र हो जाता, और शायद अगर 1 हफ्ते 10 दिन और चलता तो शायद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाता। तो कहीं ना कहीं, और इस आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, खास करके गोदी मीडिया जिस तरीके से समाज को तोड़ रही है। शुक्र है आप जैसे कुछ ईमानदार मीडिया है जो सच को दिखाने का काम कर रही है। अच्छा, ये गोदी मीडिया पत्रकारों पर हमले हो गए, ये हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये गोदी मीडिया है क्या? देखिए, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन जो स्टूडियो में बैठ करके जो जहर बोते हैं, आज आप पूरे टाइम जो सत्ता पक्ष है उसको डिफेंड करते हैं। अरे
पत्रकारिता का मतलब है चौथा स्तंभ हमारे संविधान का, और आपको सत्ता से सवाल करना चाहिए तो आप केवल कैसे मोदी जी का गुणगान करिए, अडानी जी का, अंबानी जी का गुणगान करिए। तो ये गोदी मीडिया है, क्योंकि आप बिके हुए हैं, आपके मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एक रुपए में जमीन, एकड़ का एकड़ उनको मिलता चला जा रहा है। अंबानी जी आप तो छपरा जिला से आते हैं, छपरा का भी जमीन 1 रुपए में मिल गया है उनको, तो 1-1 रुपए में जमीन आप एकड़ का एकड़ दे दीजिएगा और पूरा लोन देते चले जाइएगा, और उसको जो है पक्ष उसका सवाल करना चाहिए। आप पूरे टाइम केवल डिफेंड करते हैं और खाली पुराने जो विपक्ष है उससे सवाल करते हैं, तो ये जनता को अच्छा नहीं लगता। इस आंदोलन में भी आप कह रहे हैं कि चाइना फंडेड है, आप कह रहे हैं कि भाई ये आतंकवादियों का है, आप कह रहे हैं कि ये छात्र बच्चे जो है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना से गाइडेड है, तो ये सारी गलत चीजें हैं। आप उसको हिंदू मुसलमान का हर एंगल दे देना ये अच्छी बात नहीं है। मैं सुन रहा था एक बड़ा अच्छा एक नौजवान ने बोला कि मनोज तिवारी जी क्या बोलेंगे, गाना गाने वाले लोग बेचारे गाना गा रहे हैं, उनसे 2 मिनट अगर शिक्षा पे बोलने के लिए बोल दीजिए तो हिंदू मुसलमान पे उनको आना पड़ेगा, बोलने को कुछ नहीं होगा। आपने एक बड़ा सवाल छेड़ दिया है नए जनरेशन को लेकर, तो आपको लगता है कि देश में कोई भी अब मुद्दा होगा तो ये जनरेशन लीड करेगा और सरकार को झुका लेगा? देखिए, एक शुरुआत हुई है, एक ईंधन की तरह पूरे देश के लोकतंत्र को एक ईंधन मिला है। लोगों को लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि विपक्ष तो यहाँ है नहीं। तेजस्वी जी बेचारे अभी जाकर के जागे हैं, लास्ट में जब सारी कहानी खत्म हो गई तो ये पता नहीं कहीं से बेचारे प्रकट हुए, उससे पहले तो इन्होंने विशेष कुछ बात बोली नहीं। और बाकी जो ममता बनर्जी जी की हालत हुई या जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की हालत होने वाली है, तो ये देख करके विपक्ष में वो कुवत नहीं है, क्योंकि ईडी और सीबीआई को झेलने की ताकत अब नहीं है। नेता लोग जेल जाने से डरते हैं। पुराने जमाने के नेता थे जो मानते थे कि भाई जेल जाए तो जो है हमारा जरा और कद बढ़ेगा। और मैं सुन रहा था एक समाजवादी के साथ बैठा था, पुराने मेरे बुजुर्ग गार्जियन, वो कह रहे थे जेल जरूर जाना चाहिए और जेल जाइए और किताबें पढ़िए। जेल में कुछ उन्होंने किताबों का नाम बताया कि जाइए और इन किताबों को पढ़िए, क्योंकि बाहर में आजकल पढ़ने में का समय नहीं मिलता है और थोड़ा चीनी वीनी बढ़ जाए तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। आनंद मोहन जी आज इतने फिट हैं तो मुझे लगता है कि वो जेल के उसमें जो है असर है, या जो साहित्यिक रूप से जो है उन्होंने अपने आप को जो है उभारा है। तो कहीं ना कहीं अगर नेता के लिए जेल जाना उसके फेदर इन द कैप है, लेकिन आज के नेता डरते हैं, आंदोलन करने से डरते हैं, ईडी सीबीआई से डरते हैं। तो छात्रों ने इस जिम्मेदारी को उठाया और बखूबी इसको निभाया। लेकिन आपकी जो पार्टी है, बिहार में आप लोग राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की मदद करते हैं, कई मुद्दों पर आरजेडी आप लोगों को पूछती नहीं है। विपक्ष की भूमिका में आपके जो आधा दर्जन विधायक हैं वो अपनी ताकत लगाते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों एकजुट नहीं है बिहार में विपक्ष? देखिए, हमने हमेशा पहल किया है। इस बार भी जब प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने पहल किया कि विपक्ष एक होकर के चुनाव लड़े, और मुझे लगता है कि वही हुआ है। तेजस्वी जी के एटीट्यूड को मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं खुल करके तो समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी रूप से उन्होंने जन स्वराज को समर्थन दे दिया है और उनकी एक्टिविटीज ये बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इस बार की एमएलसी की बात अगर आप कर रहे हैं, हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से राज्यसभा में उनको मदद किया। 5 विधायक लाइन में लग के सबसे पहले हम लोगों ने वोट दिया और मैसेज देने का काम किया कि देखिए हम लोग एक साथ होकर के विपक्ष की भूमिका निभा रहे ईमानदारी से। एमएलसी की बात हुई थी, कई लोग इच्छा थी कि एमआईएम का कोई कैंडिडेट एमएलसी हो जाए, लेकिन हम लोग के अंदर वो लालच और कुर्सी का कोई ये लालच नहीं है। हम जानते थे कि मात्र 1 सीट बच रहा है, और आरजेडी में जो सुनील सिंह गए, मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी था। जिस तरीके से लड़ करके उन्होंने नीतीश कुमार के गाल पे जो है तमाचा लगाया, लोकतंत्र को तोड़ करके जो है उन्होंने कोशिश की थी, तो 1 रोटी में बंटवारा करना संभव नहीं है। 2-3 रोटी होता तो शायद हम लोग बंटवारा करते, या हम लोग कहते कि भाई 1 रोटी हम लोग को भी दीजिए। लेकिन हमारा दरवाजा आज भी खुला हुआ है। हम चाहते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी को हम लोग हराने के काम करें, जो समाज को तोड़ना चाहता है। और मैं यही चाहता हूं कि हर 5 साल में सरकारें बदलेंगी तो जनता के लिए बेहतर होगा। चलिए, 5 साल में सरकारें बदलेंगी तो चलते चलते राणा रंजीत सिंह जी यह भी बता दीजिए कि बिहार में जो पसीना बह रहा है, क्या सीमांचल बोर्ड का गठन जो आपके चुनावी एजेंडे में था, जिस पर आप लगातार सीमांचल में मजबूत होते जा रहे हैं, बिहार के मुस्लिम पॉलिटिक्स में आखिर एआईएमएम की बढ़ती हुई ताकत का क्या कारण है? ईमानदारी से, बेबाकी से बोलना और मुसलमानों को इज्जत दिलवाना। क्योंकि क्या है कि विपक्ष जो है ये मान के चलती है कि मुसलमान कहीं नहीं जा सकते हैं, उनको मजबूरी में आरजेडी या उसके गठबंधन को वोट देना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब एआईएमआईएम विकल्प के रूप में आई, तब जाकर के उन्होंने इज्जत देना शुरू किया कि मुसलमान केवल वोटर नहीं है, एक इंसान है। उनको भी अपने गली का जो है सड़क बना हुआ चाहिए, विद्यालय में शिक्षक आते हुए नजर आने चाहिए, मुसलमानों के इलाके में भी अस्पताल होना चाहिए। तो ये चीजें अब चर्चा में आई
और आप देखिए कि सीमांचल में तो हम मजबूत हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आरजेडी ने हमें मात्र 6 सीट दिया होता तो मुझे लगता है कि आरजेडी के 20 और सीट होते। कई सीटें वो हारे डायरेक्टली हम लोग की वजह से। तो ये थोड़ा सा मुझे विश्वास है कि तेजस्वी जी इसको बेहतर समझेंगे, क्योंकि इस बार तेजस्वी जी की इच्छा थी कि गठबंधन हो, लेकिन उनके अगल बगल के 2-4 सलाहकार जो थे उनको लगता था कि भाई इसको अगर शामिल कर लेंगे तो मेरे वाले खास आदमी को टिकट शायद कट जाएगा। तो ये परिस्थिति थी, लेकिन मुझे जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से राज्यसभा में हम लोगों ने उनको मदद किया है, आने वाले भविष्य में विपक्ष एक हो, नहीं तो SIR और तरह तरह का जो तरकीबें निकाल करके भाजपा जो है किसी और को सरकार में नहीं आने देगी। और तेजस्वी जी ने कुछ गलतियां की, वो फ्रेंडली फाइट लड़ गए 17 सीटों पे, वो गलत था। आप भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से लड़ रहे हैं, ये गलती का गुंजाइश नहीं है। आप सिटिंग विधायक को एक दिन पहले टिकट दे रहे हैं, आपको पहले दे देते, 1 महीना पहले टिकट दे देते, आपने लास्ट तक उनको बिठा के रखा। ये सारी कुछ गलतियां थी। मुझे उम्मीद है ये चीजें सुधरेंगी और बेहतर होगा और बांकीपुर से ही शुरुआत हो जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो नौजवानों ने किया वो तो किया ही है, 1 डोज तो मिला है और ये दूसरा डोज ये 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे क्या होगा, और खास करके सवर्ण समाज को जो ये लोग छांट करके चलने का काम करते थे, जैसे मुसलमानों को आरजेडी सोचती है कि मजबूर लोग हैं, कहां जाएंगे, वोट हमें ही देंगे, तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते थे कि जाओगे कहां। लेकिन देखिए हम ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहते थे, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो ये भी सवाल पूछ लेते हैं। 32 राजपूत विधायक, बिहार में 2025 के विधानसभा में सबसे ज्यादा जातीय समीकरण में 6 सांसद, फिर न आपको डिप्टी सीएम न केंद्र में केंद्रीय मंत्री, और साथ ही जब कोई विभाग मिलेगा तो सबसे कमजोर विभाग हमें मिलता है। जब मंत्री बनाए भी जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग या कुछ बड़े विभाग जिसमें जन सरोकार से आप ताल्लुक रखते हैं, ऐसे विभाग कभी किसी सवर्ण समाज खास करके राजपूत को तो कभी नहीं दिया गया। तो एक प्लानिंग है, क्योंकि आज भी घबराहट है कि ये लोग अगर आज एक हो जाएं, जितनी हमारे सांसदों की संख्या है पूरे देश में या बिहार में भी जो हमारी संख्या है, जबकि हमारे टिकट हर साल काटे जा रहे हैं कि इनको टिकट मत दो, इसको छांटो, उसके बावजूद हम निकल करके आते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग के अंदर वो प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति है, और राजा का पुत्र को ही संधि करके राजपूत जो नाम दिया गया है, तो एक भावना हम लोग में रहती है। मैं आज जहां भी हूं एक वर्ग के लिए खास करके लड़ाई लड़ता हूं, क्योंकि सबको उसके लिए बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हमने एक अलग डिपार्टमेंट को चुना है कि उस डिपार्टमेंट को करूं। और मेरा एक सपना है कि आने वाले भविष्य में जो आपने चिंता जाहिर की कि क्यों सवर्ण का बेटा जो है डिप्टी सीएम नहीं बन रहा है, एक नए समीकरण में काम कर रहा हूं कि सवर्ण समाज, मुसलमान समाज और बाद में फिर गरीब समाज, दलित समाज और बाकी सबको भी हम लोग लेकर के आए, और मुख्यमंत्री का सपना एक सवर्ण का बेटा भी देखे, एक मुसलमान का बेटा भी देखे। इसी सपने को देखते हुए मैं जहां हूं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और एक नए समीकरण की तरफ प्रयास कर रहा हूं। बिहार में सियासी समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे, पर AIMM ने अपनी उपस्थिति लगातार 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा दिया है। खुद राणा रणजीत सिंह जो है, इन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई है और पार्टी के फ्रंट लाइन पे नजर आने लगे हैं। बिहार में विपक्ष की एकजुटता का अभाव, स्वर्ण राजनीति में एक खास वर्ग की उपेक्षा और मुस्लिम वोट बैंक पर इनसे जो बातचीत हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,